बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। हाँ साहब के इस एतराफ के बाद कि उन्हें तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी, लगता यूं है कि इत्तेहाद के बंधन में बंधे हुए घोड़े अब थान से रस्सा तोड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। वो सियासी जमातें जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो ताकतवर हलकों के बहुत करीब है या उनके इशारों पर चलती है, उनके मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि उनसे हर बात मनवाई जा सकती है। अब वो जमातें भी सियासी मामलात में मुतहरक हो रही हैं। अख्तर मैंगल कुछ अर्सा कबल हुकूमत के इत्तेहाद से अलग हो चुके हैं, जबकि एमक्यूएम ने भी हुकूमत से अलहदा होने का इशारा दे दिया। सिंध के सबसे बड़े सियासी इत्तेहाद जीडीए ने भी ग्रैंड डायलॉग के लिए अपोजिशन से राब्ते शुरू कर दिए। हुकूमत में शामिल दो इत्तेहादी जमातों का एक अलायंस है और एक इंडिपेंडेंट जमात है, तो उन जमातों का सियासी तौर पर एक्टिव होना इन हालात में वो इस बात की दलील है कि हालात इतने नॉर्मल नहीं है जितने हुकूमत जाहिर कर रही है, और दर्द दिल रखने वाले हल्के भी इस वक्त कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रहे हैं। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्हें मुज़ाकरात की ऑफर की गई है। उसे ट्रैक 2 डायलॉग का नाम दिया गया है। पार्लियामेंट को एक्टिव करने की बात की गई है। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात की पेशकश किस जानिब से है? यह मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से ऑफर है या फिर ताकतवर हलकों की जानिब से की गई है, या फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को खुद ये एहसास हुआ है कि सियासी सूरत हाल के पेश नजर वो अपना किरदार अदा करें? गालिब गुमान यह है कि यह पेशकश ताकतवर हलकों की जानिब से आई है, चूंकि शहबाज शरीफ इस वक्त वह लीडर है जिनसे हुकूमत के लोगों के और ताकतवर हलकों के बराह रास्त राब्ते हो सकते हैं। वो कैद में, हिरासत में है, तो उनसे जाके कोई भी मिल सकता है। जो आजाद है उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है, तो शहबाज शरीफ के जरिए नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि वो मुज़ाकरात के लिए राजी है या नहीं है। शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में, यानी जब उन्होंने मुलाकात की होगी तो अपनी क़यादत को भी एतमाद में लिया होगा, वरना वो मुलाकात का वक्त भी ना देते, मुलाकात भी ना करते। तो बुनियादी नुक्ता यह है कि मोहम्मद अली दुरानी ताकतवर हलकों की जानिब से मुज़ाकरात का पैगाम लेकर गए होंगे। चूंकि नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ जिस बुरी तरह एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना चुके हैं, उसके बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए खुले बंदों आमादा होती है तो उनकी पोजीशन कमजोर समझी जाएगी। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसके लिए अब मिडल वे या दरमियानी रास्ता इस्तेमाल किया गया है और उन सियासी जमातों को दरमियान में डाला गया है जिनसे ताकतवर हलकों की बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, इन दोनों सियासी रहनुमाओं को मफाहमत की सियासत का सुरखेल समझा जाता है। आसिफ अली जरदारी से भी राब्ते किए जा रहे हैं और अब शहबाज शरीफ से भी बराह रास्त राब्ते किए जा रहे हैं। जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक मुशावरत की है, जिसके बाद से यह खबरें जेर गर्दिश है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को और मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कायल करने की कोशिश की है। तो बादी नजर में लगता यूं है कि अपोजिशन जमातों को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और उसके बाद ग्रैंड डायलॉग करके सियासी सूरत हाल का कोई मुस्तकिल हल निकालने का बैनुस्सतूर पैगाम दिया जा रहा है। अब यहां बहुत से सवाल पैदा होते हैं। क्या अपोजिशन इस पेशकश पर राजी हो जाएगी? और अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफे के जो मामला उठा रखे हैं, क्या वो सारे मामला मौखर हो जाएंगे? इस्तीफों का मामला मौखर कर दिया जाएगा? और क्या पीडीएम सेनेट इलेक्शन लड़ेगी और उसके बाद ताकतवर हलकों के साथ बैठकर मुज़ाकरात होंगे? अब अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल के आखिर में और इस साल के अवाइल में एक धरना दिया था। उनके साथ मुस्लिम लीग काफ ने मुज़ाकरात किए थे, तो मौलाना अच्छी खासी तादाद के साथ इस्लामाबाद जाकर बैठे थे और लग रहा था कि वो अपनी कोई ना कोई बात मनवा कर ही उठेंगे। तो उसके बाद उनसे मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ और ताकतवर हलकों की तरफ से उन्हें मुबैना तौर पर यह गारंटी दी गई थी
कि खास साहब की हुकूमत को जल्द रुखसत कर दिया जाएगा, तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह बात इसलिए मान ली कि मुस्लिम लीग काफ की भी ताकतवर हल्कों से बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें ताकतवर हल्कों का नुमाइंदा भी समझा जाता है। लेकिन यह सच नहीं निकला और ताकतवर हल्कों की जानिब से इसकी कोई तायीद नहीं हुई या इसकी तस्दीक नहीं की गई, तो मौलाना के साथ हाथ हो गया। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ चूंकि एक दफा पहले हाथ हो चुका है, अब दूसरी बार वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जब तक अपोजिशन को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाएगी कि मुज़ाकरात के पीछे हुकूमत नहीं है बल्कि मोतबर लोग हैं, और अगर हुकूमत है भी तो उसकी भी कोई गारंटी है या फिर वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते भी हैं, तो उस वक्त तक तो अपोजिशन डायलॉग के लिए राजी नहीं होगी, ना इस्तीफों के मामला से पीछे हटेगी। तो जीडीए की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर और एमक्यूएम की तरफ से नाराज होने का तासुर, वो एक पुरानी मिसाल याद आ गई कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। ये भी हो सकता है। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होगी कि हुकूमत के इत्तेहादी अलग हो सकते हैं, तो फिर अख्तर मैगल ग्रुप की तरह अलग होकर दिखा सकते थे। इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ जब मौलाना फजलुर रहमान धरना देके बैठे थे तो मुस्लिम लीग काफ एक्टिव हुई थी। अब भी मोहम्मद अली दुरानी उनका ताल्लुक रहा है मुस्लिम लीग काफ से, लेकिन अब वो जीडीए की तरफ से आए तो उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात का अहवाल बताया। एक तजवीज रखी है, ट्रैक 2 डायलॉग जो है उसका आगाज किया जाए। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं। अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया, वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर खत्म करने में है। टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे। हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ऑपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अब मोहम्मद अली दुरानी मुशर्रफ के बहुत करीब रहे हैं और काफ लीग की हुकूमत में वो मिनिस्टर भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, ताकतवर हल्कों के बहुत करीब समझे जाते हैं, आजकल जीडीए में हैं और काफी इफेक्टिव समझे जाते थे। एक तवील अरसे के बाद मोहम्मद अली दुरानी एक्टिव हुए हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह काफ लीग मौलाना फजलुर रहमान के धरने और लॉन्ग मार्च के दौरान एक्टिव हुई थी। तो एक बातचीत के लिए डोर ओपन किया गया और ये कहा गया कि ट्रैक 2 डायलॉग शुरू किया जाए। इससे पहले अपोजिशन खुद कहती रही कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ये बात साबिक वज़ीर शाह खान अब्बासी भी कहते रहे, शहबाज शरीफ भी कहते रहे, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रजा रवानी कहते रहे और बहुत लोग कहते रहे कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि मुल्की मसाइल का और सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। अब उसमें जो पोजीशन तब्दील हुई थी वो शहबाज शरीफ के बाद जब नवाज शरीफ ने सारे मामलों को संभाला तो उसमें से उन्होंने हुकूमत का नाम निकाल दिया, यानी पीडीएम बनी और उसने कहा कि डायलॉग होंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, इदारों से होंगे, हुकूमत से नहीं होंगे, जिसके बाद ये मामला डेडलॉक का शिकार हुआ। अब एक तवील अरसे के बाद जब ये अपोजिशन अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी से ये जाहिर कर रही है कि वो जो कह रही है वो करने जा रही है, इस्तीफे देने जा रही है, लॉन्ग मार्च करेगी, उसके अलावा लॉकडाउन करेगी या जो भी उनके इरादे हैं, उससे लगता यूं कि पीडीएम बहुत सीरियस है। तो एक बार फिर मामलात में को सुलझाने की कोशिश की गई है और एक दूसरे रास्ते से डायलॉग करने की बात शुरू की गई है। अब ये डायलॉग का जो बॉल है वो अपोजिशन के कोर्ट में डाल दिया गया। अब जो दूसरा मामला हुआ वो दूसरा एमक्यूएम की तरफ से बात सामने आई कि एमक्यूएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि हुकूमत से बहुत तंग है, खान साहब से जो वादा करे वो पूरा नहीं करते। वैसे तो एमक्यूएम हर 4-6 माह बाद कोई ना कोई गिला शिकवा लेके बैठती है, जिसमें सबसे बड़ा गिला यही होता है कि वज़ीर आज़म जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते। तो ये गिला शिकवा तो वैसे पूरी कौम को है, लेकिन एमक्यूएम चूंकि उनके साथ इत्तेहादी जमात है तो उनको एक जवाब मिल गया है मरदमशुमारी के मामले पे कि उन्होंने हुकूमत ने उनके तफजात को एड्रेस नहीं किया। अब इसके पसे पुष्ट क्या कहानी है, पसे पर्दा क्या कहानी है, वो जो समझने वाले हैं उनको उनके लिए काफी है, लेकिन जो खुद उन्होंने कहा एमक्यूएम ने, तो उनका मौकफ भी
सामने आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा? हुकूमत में शामिल हो रहे थे तो हमने अपना पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, जिसको कि एमक्यूएम के तमाम तर एतराजात, खदशात और एमक्यूएम से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो एमक्यूएम का शिकवा कुछ और है और वो कहते हैं ना, दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। एमक्यूएम अपने बंद दफातर खुलवाना चाहती है, वो नहीं खोले गए। मर्दमशुमारी पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो नहीं एड्रेस हुए। और सबसे अहम बात यह कि जब भी अपोजिशन थोड़ा होती है ताकत में, उस वक्त एमक्यूएम भी मुतालबा लेकर आ जाती है और अलहदा होने की बात भी करती है। तो इसको उस तनादर में भी देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वाकई वो अलग होने जाए, जब तक कहीं से कोई उनको इशारा ना हो। कहते हैं कि उस वक्त वो अलग नहीं होंगे। अब हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी, एक तो पहले अलग हो चुके अख्तर मेंगल, उसके बाद दो अहम इत्तेहादी एमक्यूएम और जीडीए, अगर ये दोनों हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो असम्बली में अपनी मेजोरिटी रखना है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और विद इन हाउस चेंज का भी एक ऑप्शन जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी हो सकता है। तो सवाल है कि क्या ये वो ऑप्शन है जिस पर काम हो रहा है, या फिर अपोजिशन को ट्रक की एक और बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है? तो अब ये फैसला अपोजिशन को करना है कि इसमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं या फिर वाकई उनको इस तरह की कोई श्योरिटी मिल गई है कि जिससे वो अपने मकासद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर आर्मी चीफ और ISI के चीफ से मुलाकात हुई और इन सियासी हालात के तनाज़ुर में जब इस किस्म की मुलाकातें होती हैं तो उससे इंप्रेशन ये भी आता है कि गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। तो एक तरफ हुकूमत अपने मजबूत होने का भी तासुर दे रही है और दूसरी तरफ वो जो ऑप्शन है अपोजिशन को रोकने के, उनको भी अडॉप्ट कर रही है। तो अब ये मामला जो है, खान साहब ने एक दफा कहा था कि दिसंबर तक जो है वो हमारे पास वक्त है। तो जब से दिसंबर आया है बहुत से लोग ये कह रहे हैं, यानी कहने वाले ये कहते हैं कि दिसंबर खान साहब के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। अपोजिशन ने तो चलो अगले माह जनवरी फरवरी में इस्तीफों का ऑप्शन रखा है या लॉन्ग मार्च रखा है, लेकिन दिसंबर ही बहुत भारी पड़ रहा है। और लगता ही हो कि अगर उनके इत्तेहादी दाएं बाएं हो गए तो दिसंबर में ही बात जो है वो किसी और तरफ जा सकती है। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करें हामिद मीर। पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले में पीछे हट रही है। क्या मामला है, इस पर तजिया दे रहे हैं हामिद मीर। ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस किस वजह से है? कोई माजी के रवैये की वजह से है या जरदारी साहब से किसी हालिया राब्ते की वजह से है? देखें, जरदारी साहब जो है ना वो एक सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि वो आजकल बीमार हैं और जवाब नहीं दे सकते। और आप देखें कि सिर्फ हुकूमत की उनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। आप देखें कि कुछ जो मखसूस टीवी चैनल्स हैं उन पर जो कुछ मखसूस तज्जिया निगार हैं वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो सारे के सारे आजकल आसिफ जरदारी साहब का राग लापते हैं और हुकूमत के वुज़रा भी आसिफ जरदारी साहब का राग लापते हैं। तो मैंने ये 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब से ये बात की थी, फोन पे पूछी थी। मैंने कहा जनाब आजकल आप बड़े पॉपुलर हैं हुकूमत के वुज़रा में, प्रो गवर्नमेंट जो एनालिस्ट हैं उनमें, वो सारे के सारे जो उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। तो उन्होंने उस पर कहका लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप तो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पार्टी के जो तमाम अहम फैसले हैं वो बिलावल साहब करते हैं और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के वो करते हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी खराब है। तो बात मैं आपको बता सकता हूं कि आसिफ जरदारी साहब को बहुत से अहम लोग जो हैं
वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले दिनों में और उनको फोन करने की कोशिश करते रहे हैं, तो जरदारी साहब ने उनके साथ कोई बात नहीं की। और देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी ना कि हमें फोन करने बंद कर दो, तो ये बात जो है ये उन्होंने अपने वालिद साहब की मर्जी से उनको एतमाद में लेके की थी। और फोन जो आ रहे थे वो सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे थे, जरदारी साहब को भी आ रहे थे और पार्टी के और लोगों को भी आ रहे थे। तो बिलावल साहब ने जो कहा था कि हमें फोन करने बंद करो, तो वो सिर्फ अपने बिहाफ पे उन्होंने बात नहीं की, अपने वालिद साहब के बिहाफ पे भी बात की। देखिए, हुक्मरान जमात अगर इक्तदार बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ना कोई नई बात है। अगर किसी को याद हो तो पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया था बलूचिस्तान में, और पीपल्स पार्टी अगर साथ न देती तो बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की सूबाई हुकूमत कैसे गिराई जाती, सेनेट इलेक्शन कैसे हाईजैक किया जाता। तो मैंने कल भी ये कहा था कि खास साहब अपोजिशन में एनआरओ तलाश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी उनकी उम्मीदों का सहारा है। पीपल्स पार्टी वाद जमात है जिससे उनको उम्मीद है कि वो उन्हें बचा सकती है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे तो पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। तो पीपल्स पार्टी ये सब कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो फ्रीक अव्वल है वो हुकूमत है। तो हुकूमत का भी इस्तेहकाक होता है कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हाथ पांव मारे, और तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और वो समझते ही है कि अगर माजी में पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया जा सकता है तो आज भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि माजी में काम हो चुका है। मैंने इस पर कल भी तजिया दिया था कि क्यों पीपल्स पार्टी पे हुक्मरान जमात को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लगता यूं है कि हुकूमत ने सारी उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कर ली हैं, यानी खान साहब के इक्तदार से बचने की, खान साहब के इक्तदार के बचने की वाहिद उम्मीद पीपल्स पार्टी बन गई है। यानी पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा ना दे तो फिर हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तो खुदा की शान है, जिस जमात और जिस खानदान पर खान साहब ने करप्शन के दर्जनों इल्जाम लगाए, बेबहा इल्जाम लगाए, करप्शन किंग करार दिया, सबसे बड़ा चोर डाकू करार दिया, सिंध हुकूमत को आज भी फेडरल गवर्नमेंट बुरा भला कहती है और उनके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट लेकर चलती है। तो जिनको चोर डाकू करार देकर सियासत चमकाई गई, आज उसी जमात पर हुक्मरान जमात के इक़्तिदार का इन्हिसार हो रहा है, यानी कि वो खासा को बचा लेंगे। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, सिंध असेंबली नहीं तोड़ेगी, तो सेनेट इलेक्शन हो जाएगा, और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हुकूमत बच जाएगी। तो बहुत से हलकों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले से पीछे हट चुकी है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने इस बात का कोई ना ऐलान किया है, ना ऐसा कोई तासुर दिया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ कर लेगी और खान साहब को एनआरओ दे देगी, हुकूमत बच जाएगी। और खान साहब जो दूसरों को एनआरओ न देने का बार बार ऐलान करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से जोड़ तोड़ करके एनआरओ ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं असली एनआरओ। और ये वही दे सकता है जिसके पास देने की ताकत हो। हुक्मरान जमात का गुमान ये है कि वो ये एनआरओ ले चुके हैं। अब हुकूमत का हाल ये है कि उसे बेसाखियों की जरूरत पड़ गई है। एक तरफ कारकर्दगी नजर नहीं आती और दूसरी तरफ कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो खुद को बचाने के लिए दूसरों के सहारे भी तलाश किए जा रहे हैं। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो जो चोर रास्तों की मुखालफत किया करते थे, दूसरों को ताने देते थे, अब वो खुद चोर रास्ते तलाश करते फिर रहे हैं। तो ये रास्ते भी अपोजिशन से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार वैसा नहीं होता जैसा सोचा जा रहा। हो सकता है इस बार हुकूमत के साथ हाथ हो जाए और फिर हुक्मरान ये कहते फिरे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो हुक्मरान जमात ये तासुर देने की कोशिश करी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि कोई जमात जो हुकूमत में है वो इस्तीफे क्यों देगी। अगर हुकूमत में आने के लिए पापड़ बेले जाते हैं तो इस्तीफे देकर हुकूमत किसी को तोहफे में क्यों दे दे। अब चूंकि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से मिलकर बलूचिस्तान में पीएमएलएन की सूबाई हुकूमत गिरा दी थी और सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत होते हुए उनका चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं होने दिया था, और इक़्तिदार से केक में हिस्सा मिलने की ऑफर पर अगर पीपल्स पार्टी माजी में सब कुछ कर सकती है, तो अब भी उन्हें अगर पीस ऑफ केक मिल जाता है तो वो क्यों हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। और यह भी तासुर है कि पीपल्स पार्टी को अगर सिर्फ मुकदमात से रिलीफ मिल जाए तो वो पीडीएम के साथ नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर एक फर्क है और बड़ा फर्क है।
इस वक्त खान साहब के मद्दे मुकाबल दोनों बड़ी जमातों की क़यादत नौजवान लोगों के पास है, जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में होने वाली साजिशों से वाकिफ तो जरूर होंगे, लेकिन उसे पसंद नहीं करते। अब एक तरफ बिलावल भुट्टो है और दूसरी तरफ मरियम नवाज है। बिलावल भुट्टो ने भी अपना सियासी कैरियर शुरू किया है, अभी वो चेयरमैन बनकर पहली बार फैसला कर रहे हैं, तो अपनी पहली इनिंग्स में वो ये दाग अपने सीने पर कभी नहीं लगने देंगे कि वो इक़्तिदार के लिए उन्होंने किसी से डील कर ली। बल्कि अगर बिलावल भुट्टो इन हालात में साबित कदम रहते हैं और अपने कहे पे कायम रहते हैं, तो ये बात उनके सियासी कैरियर को बहुत दवाम बख्शेगी। अब जरदारी साहब और नवाज शरीफ मेरे नजदीक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी आने वाली नस्ल, जिसको सियासत में वो इंडक्ट कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स भी है, तो अपने आने वाली नस्ल को सियासत में दाखिल करके उससे पहले उन्हें दागदार कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। तो इस्तीफा वाला मामला बैकफायर नहीं होगा, तो कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई और चीज जरूर निकलेगी जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो की भी इज्जत रह जाएगी और मरियम नवाज की भी। उसमें चाहे ये जो मुज़ाकरा शुरू हुए हैं वो मामला हो या फिर विदन हाउस तब्दीली का मामला हो, तो कोई ना कोई ऐसी कामयाबी का टैग जरूर दोनों के उसमें लगेगा, ताकि उनकी जो आगे की सियासत है उसको वो स्ट्रेंथेन हो सके, वो मजबूत हो सके। खान साहब ने कल ये बयान दिया था कि उन्हें तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। उनके इस एतराफ के बाद अपोजिशन काफी उनके ऊपर तनकीद कर रही है, जबकि हुकूमत के लोग उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। देखते हैं आपस की बात में क्या हो रहा है। ये जितनी बुलंदो बांग ये दावे कर रहे हैं और जितने ये ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन्हें यह कह रहे हैं कि आपको भागने नहीं देंगे, इस बात से पीछे नहीं हटने देंगे। पूरी कौम से आपने वादा किया कि इस्तीफे दे देने हैं, अब आपके इस्तीफे आ जाने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल बजा कहा कि आप 31 तारीख को स्पीकरों को इस्तीफे जमा कराएं, अगले 48 घंटों में इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन आइंदा जो है ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसका ऐलान कर देगा। हम वो इलेक्शन करवाएंगे, रियासत और हुकूमत वो इलेक्शन करवाएगी और फिर देखेंगे कि ये क्या करते हैं। जेब च नहीं है तेला ते कर दिए मेला मेला, मतलब अब मजाक होगा ना। ये 400 जो सीटें हैं उन पे ऐसे चुटकी बजा के इलेक्शन जो है वो करा देंगे। जहर खाने को पैसे नहीं है और ना, या फिर पैसे हैं तो आवाम को देते क्यों नहीं हो, उनकी बेहतरी करते क्यों नहीं हो। और इनको ये भी मैं बता दूं कि मियां साहब, जब जो हम इस्तीफे देंगे ना तो उसके बाद हमने पोकेमॉन नहीं देखना घर बैठ के, फिर हमने आपको जो है वो आपको आपके घरों से निकलने नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस्तीफे दें जी, हमें आपको भागने नहीं देना। और बाकी रही बात ये कि हम क्या घर बैठे रहेंगे और ऐसे हो जाएगा, और पैसे किधर हैं इलेक्शन कराने के लिए? जो इन्होंने इतने लूटे हुए, थोड़े से पैसे इनसे मांग लेंगे कि थोड़े से दे दें ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए। बड़े पैसे इनके पास, अरबों डॉलर हैं, बाहर भी अंदर भी अरबों रुपए की टीटियां हैं। कोई 2-4 अरब रुपए इनसे ले लेंगे कि जी ये इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करना है हमने, हमें ये इलेक्शन कराने के लिए थोड़े पैसे दे दें। इसलिए पहले तो इनके इस्तीफे लेने हैं, इनको नहीं। हुक्मरान जमात जिस तरह 2.5 साल के बाद ये मान रही है कि वो तैयारी के बगैर आगे थे, हाँ साहब ने पूरी कौम के सामने इतराफ किया कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। इस तरह ये लगता है कि अपोजिशन के इस्तीफों के हवाले से भी उनकी कोई तैयारी नहीं है, उसे भी गैर संजीदगी से लिया जा रहा है। देखिए, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे और हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। एक तो इस्तीफों का हुजम बहुत ज्यादा है और दूसरा बाई इलेक्शन 2-4-6 सीटों पर तो कराए जा सकते हैं, जो किसी के पार्टी बदलने की वजह से खाली होती है या किसी के इंतकाल की वजह से कोई नशिस्त खाली होती है। तो जिन नशिस्तों से लोग प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर इस्तीफे देंगे, तो असल एहतजाज तो उनका इस्तीफों के बाद शुरू होगा। तो हर मुस्तफी होने वाला MP और MNA जब वो इस्तीफा देगा तो क्या वो आराम से बैठ जाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। वो तो अपने इलाके के अवाम को साथ लेकर बाहर निकलेगा, एहतजाज करेगा, और जब वो बाहर निकलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी पैदा होंगे। वहां इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। तो हालात इतने सादा नहीं है जितने हुकूमत जाहिर कर रही है। मुश्किल काम है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अपोजिशन इस्तीफे देकर घर बैठ जाएगी और हुकूमत बड़ी आसानी से इलेक्शन करा लेगी, तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई पाल ही नहीं सकता। जिस हल्के का मुंतखब MNA इस्तीफा देगा, क्या वहां के अवाम रिएक्शन नहीं देंगे? वहां वो फौरी इलेक्शन होने देंगे? तो मेरे नजदीक तो असल मसला इस्तीफों का नहीं है, इस्तीफों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का है।
जो हुकूमत के हक में नहीं होगी, और फिर किसी को ये कहना पड़ेगा कि उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि इस्तीफों के बाद क्या होने वाला है, वरना इस पंगे में न पड़ते हैं। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं जीयूआई के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह। मौलाना फजल रहमान को नैब ने बुलाया, उन पर इल्जाम लगाए, इन्हीं पर बात हो रही है। अंदलीब अब्बास और गुफ्तगू कर रहे हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह। देखते हैं कि क्या हासिल वसूल है। अंदलीब साहब, आप लोग क्यों इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं जब कोई बात नहीं है? बिलावजह आप लोग डीजल डीजल कहते हैं। देखिए, मैं तो ये सामने देख रही हूं, मेरे ये लिखे हुए हैं 8 घर, 6 प्लाजे, एक जमीन है 505 कैनाल्स, एक है 714 कैनाल, एक है 124 कैनाल, एक है 302 कैनाल। ये सिर्फ मैं ऊपर वाला पढ़ रही हूं। सिर्फ ये सवाल है कि ये आए कहां से हैं? ये किसके नाम पर है? ये आए कहां से हैं? नहीं, ये नाम किसका है? जरिया माश ये लिखा हुआ है। अगर ये अंतरीब बता दे कि ये फजल रहमान बिन मुफ्ती महमूद के नाम पर है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ये तो तुम्हें ड्रामा बनाया, वो फ्रंट मैन है, वो फ्रंट मैन है, इसके नाम पर निकालो। मैं दावा करता हूँ मंसूर कि मौलाना फजल रहमान की तरह ज्यादा ईमानदार कोई सियासी पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा। अंदलीब जाहिर है क्या ये मौलाना फजल रहमान हमारे ऊपर पकड़ो ना भाई, जरूरत करो, पकड़ो। अंदलीब साहबा, क्या ये मौलाना फजल रहमान के नाम है? गुजारा कर दे। अंदलीब साहबा, क्या ये मौलाना फजल रहमान के? मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान का जवाब तो देने देना उनको, जवाब तो देने दे। बताइए अंदलीब साहब जी, ये जो दो घर हैं और किसके नाम पर है? ये मैं यही बता रही हूँ, मुझे जो मेरे सामने ये लिखा हुआ है। लिख कर दिया है ISPR ने उसको? जी बिल्कुल, ये नैब के ISPR ने लिख कर दिया है। अरे नहीं, करप्ट है तो गिरफ्तार कर लें, सबूत है तो अदालत से सजा दिलाएं। किसने रोका है? कोई भी किसी करप्ट शख्स की हमायत नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से ये जो रवायत चल निकली है कि किसी पर भी कोई इल्जाम लगाकर उसका मीडिया पर ट्रायल किया जाता है और उसका हल किसी के पास नहीं है। एक कागज लहरा दिया और बता दिया जनाब ये हुआ ये हुआ हुआ। अब वो कागज कहां से आया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसी कोर्ट में जाएगा, तस्दीक होगी नहीं होगी, कुछ नहीं पता। तो जब हुकूमतें खुद सिर्फ मीडिया ट्रायल पर इक्तफा कर लें, उसी पर राजी हो जाएं, मुलजिम को मुजरिम साबित न कर सकें, उसे कैफरे किरदार तक न पहुंचा सके, तो उसका मतलब है कि कहानी कुछ और है। या तो इल्जाम झूठा है या फिर चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं और अवाम बेचारे बेवकूफ बन रहे हैं। बदकिस्मती से हमारा जुडिशियल सिस्टम भी इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा। इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाकर आराम से निकल जाता है या तमाशा देखता रहता है, और जिस पर इल्जाम लगता है वो उम्र भर सफाइयां देता मर जाता है। और इस वक्त ये काम अपने अरूज पर है, और जब से सोशल मीडिया आया है तो किसी ना किसी के साथ को टैग लग जाता है, कोई कहानी वाबस्ता कर दी जाती है और वो चलती रहती है। तो प्रोपेगेंडा और हकायक को एक ही तराजू के एक ही पलड़े में तोला जाता है, दोनों को रखा जाता है। तो हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, आम आदमी के पास ये फर्क समझने के लिए वक्त ही नहीं है। क्योंकि आम आदमी तो अपने रोजमर्रा के मसाइल में उलझा हुआ है, रोजगार के मसाइल में उलझा हुआ है, महंगाई की चक्की तले पिस रहा है। वो सिर्फ सुनता है और सुनने के बाद वो मान जाता है कि उसके मसाइल की वजह वही शख्स है जिस पर इल्जाम लगा है। फिर ये इल्जाम दाग बनकर उम्र भर पीछा करता है, चाहे आप लाखों बार सफाई दे चुके हो। अब मौलाना फजल रहमान ने जिंदगी में ना कभी डीजल का कारोबार किया है, ना उनका इससे कोई ताल्लुक है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी में कोई कारोबार किया कि नहीं किया। लेकिन एक जमाने में यह अफवाह जरूर उड़ी थी कि मौलाना फजल रहमान को डीजल का परमिट मिला है और डीजल के कारोबार पर उनका गलबा है। तो यह अफवाह थी। वो दिन है और आज का दिन है। इस इल्जाम को उनके मुखालिफिन ने उनके नाम का हिस्सा बना दिया है। और अब बात करते हैं कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना की वबा बहुत तेजी से फैल रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 111 अफराद कोरोना की वजह से जान से चले गए।
सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए जाते हैं, उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,173 टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 64,28,240 हो गई है। और इस दौरान सिंध में 2,04,007, पंजाब में 1,33,874, खैबर पख्तूनख्वा में 56,160 और इस्लामाबाद में 36,721, बलूचिस्तान में 18,005, आजाद कश्मीर में 8,000 और गिलगित-बल्तिस्तान में 4,000 से जायद लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। इस वक्त जो एक्टिव केस है, हॉस्पिटलाइज या जितने भी लोग इलाज करा रहे हैं, उनकी तादाद 36,000 बल्कि 38,268 है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 111 अफराद के हलाक होने की वजह से ये मजमूई तादाद मरने वालों की हो गई है 9,668। तो कोरोना अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपना असर दिखा रहा है और इसमें मौसम का बहुत ज्यादा अमल दखल है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, मौसम में सख्ती आ रही है, तो कोरोना के मर्ज में भी शिद्दत आती जा रही है। तो बहुत ज्यादा एहतियात करें, बहुत जरूरी है कि अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी मास्क पहने, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और कोशिश करें कि इन दिनों में अगर आप बाहर जाना कम कर दें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, जरूरी कामों के लिए बाहर निकलें और उसके बाद अपने घरों में खुद को सिक्योर करें। तो मैं ये नहीं कहता कि काम काज पर मत जाए, काम भी करें, लेकिन कोशिश ये करें कि कोरोना के हवाले से जितने SOPs हैं उनको जरूर अडॉप्ट करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ा दें और खुद को थोड़ा वार्म रखें, वार्म कपड़े पहने, खुद को ढांप के रखें और जब घर पे जाएं तो उन कपड़ों को अलग रख के उनको वॉश कराएं और दोबारा उन कपड़ों के साथ घर में मत फिरें, जब भी जाएं अपने हाथ पांव धोकर घर में जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपके साथ शेयर की हमने कोरोना के हवाले से। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तफसीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।